नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता का इतिहास समाप्त कर दिया। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को समाप्त किया पढ़कर या उसका अध्ययन करके हमने उसे समाप्त किया है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास में, उसका नाम है वैदिक युग। वैदिक युग या इसी को हम लोग कहते हैं वैदिक काल। वैदिक युग या वैदिक काल। दोस्तों, इसे वैदिक युग क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो ये जो वैदिक युग है, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो जानकारी हमें मिलती है, अधिकतर जानकारी हमें जो मिलती है, अधिकतर जानकारी वो हमें किससे मिलती है? वेदों से। वेदों से अधिकतर जानकारी हमें मिलती है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद के बाद है, उसके बाद क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं। हम लोग इसका अध्ययन बाद में करेंगे। तो वैदिक युग जो है, इसकी अधिकतर जानकारी वेदों से हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक युग कहा जाता है। वैदिक युग हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक युग को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग है ऋग्वैदिक युग। ऋग्वैदिक काल। और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो आज की वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। इसमें भी पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, क्योंकि हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। तो आप लोग वीडियो को सिर्फ एक बार नॉर्मल और एक बार 1.5 की स्पीड में देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। तो ऋग्वैदिक काल जो है दोस्तों, इसका समय जो है 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है। ऋग्वैदिक काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो 1500 BC से 1000 BC तक है। तो इसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल में 1500 BC से 1000 BC के समक्ष अध्ययन करेंगे, समक्ष जानकारियों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो वैदिक काल है, वैदिक काल की शुरुआत जो हुआ था 1000 BC से 600 BC तक चला था। वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1000 BC से 600 BC तक वैदिक युग की जो समय निर्धारित की गई थी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इस काल में जो हमें समस्त सामाजिक आर्थिक, इस काल में हमें समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उनकी जानकारी हमें वेदों से मिलता है, इसलिए भी हम इसे वैदिक युग के नाम से जानते हैं। वैदिक काल जो है दोस्तों, या वैदिक युग जो है, ये मूलतः आर्यों से संबंधित है। आर्यों से संबंधित है। आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है श्रेष्ठ या महान या कुलीन। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा कुलीन, श्रेष्ठ, महान। तो आपका उत्तर जो सही होगा इसी में से होगा। तो आपके ऑप्शन में जो रहेगा वो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो वेद जो होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद को हम लोग शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, जिसे हम लोग नॉलेज के नाम से अंग्रेजी में कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यह हमारा क्लास का पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने वही पढ़ा है वही शब्द है कि वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे और आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, महान या कुलीन होता है। हमने अभी बात की थी। इसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऋग वैदिक काल का प्रारंभ 1500 BC में हुआ था, जबकि इस युग की समाप्ति 1000 BC में हुई थी। 1000 BC में ही उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा नामक, ये आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, ये एक की पॉइंट है कि 1000 BC में ही उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का साक्ष्य मिलता है। तो लोहे का साक्ष्य कब मिलता है? 1000 BC में उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का साक्ष्य मिलता है। यह लोहा ही ऋग वैदिक व उत्तर वैदिक युग के लिए विभाजनकारी साबित हुआ था। यह जो लोहा का साक्ष्य मिला, उसी समय से ही ऋग वैदिक व उत्तर वैदिक काल जो था यह एक विभाजनकारी साबित हुआ। वही है कि वह उत्तर वैदिक युग 1000 BC से इसका शुरुआत हुआ, जबकि 600 BC में माना गया कि यह समाप्त हो गया। 600 BC में ही भारत में दूसरी बार नगरीकरण आया था। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत में दूसरी बार नगरीकरण कब हुआ? तो वो होगा आपका आंसर 600 BC में। वैदिक युगीन अभिलेखीय साक्ष्य, हमारा हेडिंग जो है वह है वैदिक युगीन अभिलेखीय साक्ष्य हमें कैसे मिले। तो वर्ष 1400 ईस्वी में तुर्की से हमें बोगज कोई का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में हमें खत्ती या इसी को हट्टी के नाम से भी जाना जाता है और मितनी नामक 2 कबीलों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है। इस संधि के साक्षी के रूप में 4 वैदिक देवताओं का नाम आता है। कौन कौन से देवताएं हैं वो? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो 4 वैदिक देवताओं में कौन कौन से थे? इंद्रदेव, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य का जो अर्थ होता है वो होता है औषधियों का देवता, औषधियों का देवता या दवाओं का देवता। अब हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृति किस प्रकार की थी, कि आर्य जो थे उनका मूल निवास क्या था, ये सब हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जो आर्यों का मूल निवास था वो कहाँ था, इसके बारे में जो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं वह सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत जो कि भारतीयों ने दिया था। और दूसरा है विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी जो कि विदेशियों के द्वारा दिया गया। ये 2 प्रकार के सिद्धांत हमें देखने को मिले। तो विकासवादी सिद्धांत जो भारतीयों के द्वारा दिया गया था, इसमें कहा गया था कि आर्य जो थे वो भारत के मूल निवासी थे। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? भारत के मूल निवासी थे। इसी में एक हैं LD कल्हर साहब और अविनाश चंद्र, संपूर्णानंद, गंगानाथ झा एवं राजबली पांडे, ये सब इस काल के जो हैं विकासवादी सिद्धांत के मुख्य
लोग थे। इसके अलावा जो विचरणवादी सिद्धांत था, विदेशियों द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था, इसमें कहा गया था कि आर्य मूल रूप से भारतीय नहीं थे, बल्कि विश्व के किसी अन्य भाग से ये लोग आए थे, विश्व के किसी अन्य भाग से ये लोग आए थे। इसमें जो है मेन मैक्स मूलर साहब थे, कीथ थे, एडवर्ड मेयर थे, दयानंद सरस्वती जी थे, दया राम सरस्वती थे और DS द्विवेदी साहब थे। ये सब इनमें थे। तो चलिए इसका भी विस्तार से पढ़ते हैं कि वैदिक संस्कृति, आर्यों का मूल निवास स्थान। तो इतिहासकारों में विवादित है। पहला है इसमें सप्त सैंधव प्रदेश। डॉक्टर सरपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने माना कि आर्य जो थे इसी क्षेत्र के निवासी थे। किस क्षेत्र के? सप्त सैंधव प्रदेश। तो 7 नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश को हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश कौन कौन से नदी और उसका पुराना नाम हम लोग देख देते हैं। तो 7 नदियों से सिंचित ये है सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें सबसे पहला नदी है सिंधु, जिसका पुराना नाम भी सिंधु है। ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछता है। इसके अलावा सरस्वती, सरस्वती का पुराना नाम जो है, प्राचीन नाम घग्गर था। इसके अलावा जो कि इस समय इसका जो अंश है भारत में नहीं देखने को मिलता है, यह एक अदृश्य प्रकार की नदी हो चुकी है, सरस्वती नदी। इसके अलावा सतलुज नदी जो है, इसका प्राचीन में नाम था सतुद्री नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनवी नदी था। व्यास नदी का विशापा नाम था प्राचीन में। और चिनाब नदी जो था उसका अश्किनी प्राचीन नाम था। और झेलम नदी का वितस्ता जो था ये प्राचीन नाम था। तो आप लोग इसे ज़रूर याद करिएगा। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ऋग्वेद जो था उसमें हमें अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। वो 4 नदियाँ कौन थी और उनका वर्तमान में नाम और पुराना नाम क्या था? तो सबसे पहला नदी है, ये पुराना नाम है और इस समय जो नाम नया नाम है इसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो है वो है कुभा जिसे काबुल, नया नाम इसका क्या हो गया है? काबुल। इसके अलावा क्रमु का कुर्रम, नया नाम कुर्रम। इसके अलावा श्वाब का सुवास्तु। इसके अलावा गोमल का गोमली। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक नोट में दिया गया कि ऋग्वैदिक संहिताओं में कुल 31 बार नदियों का उल्लेख किया गया है। वैदिक संहिताओं में कुल 31 बार नदियों का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार ऋग्वेद में 25 बार नदियों का उल्लेख या बात की गई है। और नदी सूक्त जो हैं उसकी 21 नदी के बारे में बात की गई है। 21 नदी के बारे में बात की गई है नदी सूक्त में। एक बार फिर से हम लोग देखें, वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों की बात कही गई है। ऋग्वेद में 25 नदी और नदी सूक्त में 21 नदी। इसके अलावा वैदिक युग की सबसे प्रसिद्ध नदी, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार इसको बना लीजिए। वैदिक युग की सबसे प्रसिद्ध पूछे अगर प्रसिद्ध तो सिंधु थी, जबकि पवित्र अगर पूछे तो वह सरस्वती नदी थी। कौन थी? सरस्वती। प्रसिद्ध कौन थी? सिंधु। और पवित्र सरस्वती। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कि आज जो थे वो कहाँ के निवासी थे, उसमें दूसरा पॉइंट। तो कुछ इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि आर्य जो थे वो तिब्बत के प्रदेश से आए थे। तो इसमें दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी भाषा में उल्लेखित है, में आर्यों को तिब्बत का निवासी बताया। तो तिब्बत का निवासी किसने बताया? तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों को अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि यह तिब्बत के निवासी थे। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपनी पुस्तक
द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक क्या थी? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों को बताया कि यह उत्तरी ध्रुव से आए थे, वहीं के मूल निवासी थे। इसके अलावा अगला जो है स्थान वो है जर्मनी। जर्मनी में हर्ट या इसी को पेंका कहा जाता है, जर्मनी का निवासी माना गया। यहाँ जो है हर्ट और पेंका ने कहा कि ये जर्मनी के निवासी थे। कौन? वैदिक युग के लोग या आर्य जो आए थे। इसके अलावा ब्रह्मर्षि देश। प्रसिद्ध इतिहासकार गंगानाथ झा ने यह माना कि आर्य जो थे गंगा यमुना प्रदेश अर्थात ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। इसके अलावा एक और है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो कि मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया। यह मत मैक्स मूलर ने दिया था कि आर्य जो थे वे बैक्ट्रिया यानी मध्य एशिया में थे। और एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि आर्य जो थे, आर्य शब्द जो था वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो मैक्स आर्य शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो वो मैक्स मूलर साहब थे। मैक्स मूलर साहब 1853 में यह कारनामा इन्होंने किया था। इसके अलावा अब हमारा जो अगला बिंदु है यह है कि आर्यों का भारत में प्रवेश और प्रमुख क्षेत्र, कि भारत में आर्य आए, कैसे आए और उनका प्रमुख क्षेत्र क्या था, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है ब्रह्मावर्त प्रदेश। ब्रह्मावर्त प्रदेश, यह प्रदेश कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसी को आर्यों ने अपना पहला निवास स्थान बनाया। भारत में आने के बाद आर्यों द्वारा कुरुक्षेत्र में पहला निवास स्थान बनाया गया। इसके अलावा दूसरा है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश, यह प्रदेश गंगा यमुना के क्षेत्र में स्थित था। आर्यों ने इस क्षेत्र पर कब्जा करके इसे अपना वास या निवास स्थल बना लिया। इसके अलावा है मध्य देश। मध्य देश, आर्यों ने जब संपूर्ण मध्य भारत पर कब्जा कर लिया तब इसे मध्य देश नाम दिया गया। इसके अलावा चौथा मूल स्थान क्या है इसका? आर्यावर्त प्रदेश। जब उपर्युक्त तीन क्षेत्र पर, उपर्युक्त यानी जो हमने तीनों ऊपर पढ़े थे, आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया तब इसे संयुक्त रूप से आर्यावर्त प्रदेश के नाम से जाना गया। हमारा अगला है कि वैदिक युगीन साहित्य। वैदिक युगीन साहित्य, तो इस युग के साहित्यों में हम 4 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपवेद व अन्य साहित्यों का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। वेद त्रयी में शामिल किया गया है। क्योंकि इसमें जो होता है पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप व कर्म कांड, देवताओं की प्रार्थना आदि का उल्लेख मिलता है। जबकि अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें लौकिक विषयों अर्थात जादू टोना, टोटका व औषधि का उल्लेख किया गया है। इसी में एक वशीकरण भी आता है, तो जादू टोना में भी आ जाएगा। अब हमारा सबसे पहला जो है वो है ऋग्वेद। पहला क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसका विषय स्तुति प्रधान है। ऋग्वेद का विषय जो है यह स्तुति प्रधान है। इसका पुरोहित जो होता था उसका नाम होता है। ये होता हुआ वाला नहीं है, इसका नाम, ये क्या है? एक नाम है।
होता या इसी को हम लोग होत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, होत्र। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो आप लोग का उत्तर होगा होता या होत्र। ऋग्वेद का उपवेद जो है उसका नाम है आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या है 10,580। मंत्रों की संख्या कितना है? 10,580। और सूक्तों की संख्या कितना है? सूक्तों की संख्या है 1028। और मंडलों की संख्या है 10। मंडलों की संख्या है 10। 10 मंडल में क्या है देख लेते हैं हम लोग। 10 मंडल में सबसे पहला है अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि। दस मंडल कौन कौन से हैं? पहला मंडल है जिसमें अंगिरा ऋषि के बारे में वर्णन दिया गया है। दूसरे मंडल में ग्रीष्म मद के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि इसमें गायत्री मंत्र के उल्लेख किया गया है। चौथा जो मंडल है इसमें वामदेव का उल्लेख मिलता है, जिसमें कृषि पद्धति का हमें साक्ष्य मिलता है। इसके बाद पांचवा है अत्रि, छठा है भारद्वाज, सातवां है वशिष्ठ, वशिष्ठ जिसमें हमें दास राज्य युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आठवां मंडल जो है उसका नाम है कान्व। नौवां मंडल जो है सोम, उसका नाम है सोम, जिसमें हमें सोम रस का उल्लेख मिलता है। और 10वां मंडल है हमें महासुक्त, महासुक्त जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो 10 मंडल कौन कौन से हैं? पहला मंडल अंगिरा ऋषि का उल्लेख मिलता है। दूसरे मंडल में ग्रीत से मद के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र जी हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख मिलता है। चौथा मंडल वामदेव, जिसमें कृषि पद्धति का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिला। पांचवा है अत्रि, छठा है भारद्वाज, सातवां है वशिष्ठ, जिसमें दास राज्य युद्ध का जानकारी मिलता है। आठवां मंडल है कान्व और नौवां सोम, जिसमें सोम रस की जानकारी मिलती है। और 10वां है महासुक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो सुक्त शब्द है दोस्तों, सुक्त जो 1028 सुक्त हमारे बीच हैं, तो इस सुक्त को हम लोग इसका अर्थ जो होता है ये अच्छे विचार से लिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? अच्छा विचार या अच्छे विचार। यहाँ पर नोट दिया गया है। इसमें दूसरे से सातवां मंडल, यानी जो दूसरे से सातवां मंडल है वह सबसे प्राचीन मंडल कहलाता है, वह सबसे प्राचीन है। दूसरे से सातवां मंडल सबसे प्राचीन है, जबकि पहला, नवां व 10वां सबसे नवीन है। तो पहला, नवां जबकि 10वां जो है ये सबसे नवीन है। दूसरे मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरे मंडल को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो दास राज्य का युद्ध जो होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध का जानकारी जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें देखने को मिलता है, दास राज्य युद्ध का। यह युद्ध पुरुषनी अथवा रावी नदी के किनारे हुआ था। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और विश्वामित्र नामक ऋषि के बीच हुआ। इसमें ऋषि विश्वामित्र पराजित हो गए। इनका साथ 10 जनों अर्थात विश्वामित्र का साथ 10 जनों अर्थात इसमें कौन कौन से हैं? पुरु, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस, अनिल, पनथ, भलानस और विशासड़ी और शिवी ने भाग लिया था। इसके अलावा इस युद्ध में दोनों तरफ से आर्यों और अन आर्यों यानी जो आर्य नहीं थे उन्होंने भाग लिया था। 10वें मंडल में हमें जो उल्लेख मिलता है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आया। इसमें आदि पुरुष ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों से उत्पत्ति की बात की गई है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछें कि वह कौन सा मंडल है जिसमें
ब्रह्मा या आदि पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है, तो वह मंडल है 10। तो मान लीजिए यह जो है ब्रह्मा जी हैं, नहीं मतलब इसको मान लीजिए, तो ब्रह्मा जी हैं, इसे आदि पुरुष या ब्रह्मा जी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो मुख है, मुख से ब्राह्मण वर्ण की हमें जानकारी मिलती है, ब्रह्मा जी के मुख से। इसके अलावा ये जो भुजाएं हैं, यहाँ से क्षत्रिय जाति की हमें बात मिलती है जानकारी। और ये जांघ जो है, यहाँ से वैश्य, और पैर से शूद्र जो है, शूद्र की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी नामक 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। ऐतरेय के लेखक महिदास थे। महिदास की माता का नाम इतरा देवी, जबकि कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ के लेखक जो थे वो कौशित ऋषि थे। उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी यहाँ पर जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी को उपनिषद कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें ऐतरेय और कौशितकी जो है यह प्रमुख है। इसके अलावा हमें इसमें देखना है ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ क्या है। आरण्यक को जंगल बुक के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि जंगल बुक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में आ जाएगा उपनिषद, वेद, ऋग्वेद या आरण्यक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आरण्यक, क्योंकि इसे जंगल में लिखा गया। आरण्यक बुक क्यों कहा गया? क्योंकि यह जो आरण्यक ग्रंथ है इसे जंगल में लिखा गया था। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी नामक 2 आरण्यक ग्रंथ थे। ऋग्वेद के 2 आरण्यक ग्रंथ थे, ऐतरेय और कौशितकी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है पार्ट 1, वैदिक काल का पार्ट 1 समाप्त होता है। और हम लोगों ने यहाँ पर ऋग्वेद तक पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर ऋग्वेद तक अध्ययन कर चुके हैं। कल हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को पढ़कर इसे समाप्त करेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल को शुरू करेंगे। उत्तर वैदिक काल को इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है जो कि इसमें नहीं है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है, कितनी बार हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा 33 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। तो यही आपको एक और प्रश्न बताना था। इससे बाहर आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, कल की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।